हमारे लेक्चर का टॉपिक है फ्रांस की क्रांति, जिसके अंतर्गत फ्रांस की क्रांति के कारण हम डिस्कस कर चुके थे। हम इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे और क्रांति के लिए उत्तरदायी घटनाएं देखें तो स्टेट जनरल का अधिवेशन 5 मई 1789 ईस्वी को स्टेट जनरल का अधिवेशन शुरू हुआ। सदस्य थे 1224, जिसमें पादरी 308, कुलीन 285 और जनसाधारण 631। उद्घाटन भाषण में लुई सोल्वे ने जब भाषण दिया तो उसमें संविधान अथवा सुधारों के बारे में वह एक भी शब्द नहीं बोला और केवल इसी बात पर जोर देता रहा कि देश की विषम आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए स्टेट जनरल बुलाया गया। राजा को विश्वास था कि स्टेट जनरल उसे नए करों की स्वीकृति प्रदान कर शांतिपूर्वक अपना अधिवेशन समाप्त कर देंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। वह क्रांति का प्रत्यक्ष कारण भी बना। राजा की गलती यही थी कि उसने उन लोगों को एक साथ बैठने का अवसर प्रदान किया था जो सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था में पूरी तरह से सुधार चाहते थे। उसने विशेष अधिकार प्राप्त पादरी और कुलीन वर्ग को बिना किसी अधिकार वाले साधारण वर्ग के सामने खड़ा कर दिया। इसके अलावा अधिवेशन के समय उसके पास न तो कोई स्पष्ट योजना थी और न कोई निर्देश देने के लिए दृढ़ संकल्प। स्टेट जनरल 3 सदनों वाली संस्था, कुलीन श्रेणी का सदन, पादरियों का सदन और तीसरे वर्ग का साधारण सदन। परंपरा के अनुसार प्रत्येक सदन बहुमत से निर्णय लेता था, परंतु पूरे सदन के निर्णय को केवल एक मत माना जाता था। किसी भी नियम या प्रस्ताव की स्वीकृति के लिए 2 सदनों का बहुमत आवश्यक था। अबेसाइस नामक एक प्रमुख विधिवेता ने अधिवेशन के पूर्व एक पुस्तिका छपवाकर स्टेट जनरल के सभी सदस्यों में बांटी। इस पुस्तक में यह सवाल उठाया गया कि तीसरा सदन क्या था। उसने स्वयं ही पुस्तक में उत्तर भी दिया। यह लगभग सब कुछ था और फिर भी उसका कोई महत्व नहीं रह गया। यह पूरे राष्ट्र का पर्याय था, फिर भी राष्ट्र की सरकार से उसे अलग रखा गया था। अबेसाइस के इस विचार का सदस्यों पर जबरदस्त प्रभाव पड़ा। मतदान संबंधी विवाद उत्पन्न हुआ। 16वें लुई के उद्घाटन भाषण के बाद तीनों सदनों को पृथक रूप से कार्य करने का आदेश दिए गए। प्रत्येक सदन को एक एक वोट देने का अधिकार दिया गया। सभा में 3 सदन हो अथवा 1। कुछ पादरी और कुलीन सदस्य पुरानी व्यवस्था को कायम रखना चाहते थे, जबकि तीसरा सदन इस विशेष अधिकार को समाप्त करने पर अड़ा हुआ। बिना उचित रूप से संगठित हुए स्टेट जनरल कोई काम नहीं कर सकती थी और इस विवाद को सुलझाए बिना किसी प्रकार का संगठन असंभव था। इस नाजुक सी स्थिति में सरकार ने कोई विस्तृत कार्यक्रम नहीं बनाया। राजा ने भी अपनी उत्तरदायित्व की अवहेलना की और अवसर को हाथ से निकलने दिया। 6 मई को यह संघर्ष शुरू हुआ, जून के अंत तक चला। सर्वसाधारण के प्रतिनिधि इस बात का निर्णय कर चुके थे कि पादरी और कुलीन के साथ बैठकर ही अधिवेशन करेंगे। केवल एक ही सदन होगा और इस सदन के प्रत्येक सदस्य को वोट देने का अधिकार होगा। 5 सप्ताह तक उन्होंने कोई काम नहीं किया और वे पादरी और कुलीनों के प्रतिनिधियों के साथ बैठकर अधिवेशन करने के लिए बराबर आमंत्रित करते रहे। यद्यपि दूसरी तरफ से उन्हें हमेशा प्रतिकूल जवाब मिलता रहा। 28 मई पेरिस के प्रतिनिधि भी स्टेट जनरल में सम्मिलित हो गए। उनमें बेली और अबेसाइस प्रसिद्ध हैं। उनके आगमन से सर्वसाधारण के प्रतिनिधियों का उत्साह 2 गुना बढ़ा। राष्ट्रीय महासभा कार्य और उपलब्धियां। अबेसाइस की सलाह से 13 जून को पादरियों और कुलीनों के पास अंतिम बार निमंत्रण भेजा गया और यह कह दिया गया कि वे न भी आए तो काम शुरू कर दिया जाएगा। 3 पादरियों ने उसके सभा भवन में प्रवेश किया और कहा, बुद्धिमानी की मशाल के प्रकाश में सर्वसाधारण के कल्याण की भावना तथा अपनी अंतरात्मा की आवाज के कारण हम अपने साथी नागरिकों एवं भाइयों में सम्मिलित होने आए हैं। उनका शानदार स्वागत हुआ। नेक्स्ट डे 9 अन्य पादरी प्रतिनिधि सम्मिलित हो गए और 17 जून को तीसरे सदन ने महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए अपने आप को राष्ट्रीय महासभा यानी कि नेशनल असेंबली घोषित कर दिया और यह स्पष्ट है एक क्रांतिकारी कदम था। 19 जून को पादरियों ने गंभीर वाद विवाद के पश्चात सर्वसाधारण के प्रतिनिधियों से मिलने तथा उसे सम्मिलित होने का निश्चय कर लिया और इससे राष्ट्रीय महासभा की स्थिति और कहीं ज्यादा मजबूत हुई और कुलीनों की सभा बिना किसी निर्णय के भंग हो गई। टेनिस कोर्ट की शपथ। 20 जून को कुलीनों एवं प्रक्रियावादी
तत्वों के प्रभाव में आकर लुइस सोल्वेन ने तीसरे वर्ग के सदन सभा भवन में ताला लगवा दिया। जब तीसरे सदन यानी कि राष्ट्रीय असेंबली के सदस्य हमेशा की बात इस सभा भवन में बैठने गए तो उन्हें द्वार पर ही ताला मिला और सुरक्षा के लिए पहरेदार तैनात। सदस्यों को कहा गया कि एक विशेष समारोह की तैयारी हेतु सभा भवन में मरम्मत करवाना जरूरी हो गया है। सदस्यों को कहीं न कहीं अपना अधिवेशन करना जरूरी था। एक समीपी विशाल भवन था, टेनिस खेला जाता था जहां पर, और घोड़े की सवारी के लिए प्रयोग में लाया जाता था। मिराबो और अबेसाइस के सुझाव पर सभी प्रतिनिधि उस भवन की तरफ गए और वहीं अपना अधिवेशन कर लिया। वहां उन्होंने शपथ ली कि वे अपनी बैठक जारी रखेंगे और एक संविधान बनाकर ही छोड़ेंगे। इतिहास में यह टेनिस कोर्ट की शपथ के नाम से प्रसिद्ध है। कुछ विद्वान क्रांति का प्रारंभ इसी घटना से मानते हैं, क्योंकि स्टेट जनरल के केवल एक सदन ने एक तरफा कार्यवाही के द्वारा अपने आप को राष्ट्रीय महासभा में परिवर्तित करने के पश्चात अब संविधान बनाने की घोषणा कर दी थी। संयुक्त अधिवेशन तीसरे सदन की कार्यवाही से चिंतित होकर राजा ने 23 जून को तीनों सदनों का संयुक्त बैठक बुलवाई। राजा ने घोषणा की, अभी हाल ही में तीसरे सदन ने जो कार्य किए हैं वे अवैध और असंवैधानिक हैं। उसने तीनों सदनों को पुनः पृथक पृथक बैठक करने को कहा। इसके बाद सभा भवन से चला गया। कुलीन वर्ग के प्रतिनिधि ने भी तुरंत सभा खाली कर दिया। उनके चेहरों पर विजय की मुस्कान। बहुत से पादरी भी उनके साथ ही चले गए, परंतु साधारण प्रतिनिधि गुमसुम बैठे रहे और उनके लिए यह जीवन और मृत्यु का प्रश्न। सरकारी उत्सवों के अध्यक्ष ब्रेजे ने आकर उनसे कहा कि आप लोग राजा के आदेश सुन चुके हैं। श्रीमान जी की प्रार्थना है कि तीसरे सदन के प्रतिनिधि उठकर चले जाएं। इस नाजुक क्षण में मिराबो ने स्थिति को संभाला और उसने दहाड़ते हुए ब्रेजे से कहा, जाओ और अपने स्वामी से कह दो कि हम जनता की इच्छा से यहाँ एकत्र हुए हैं और संगीनों की नोक छोड़कर और कोई हमें यहाँ से हटाने वाला नहीं है। राजा संगीनों का प्रयोग करने का साहस न कर सका और 2 दिन बाद बहुत से पादरी और कुलीन भी राष्ट्रीय सभा महासभा में सम्मिलित हो गए। 27 जून को राजा ने तीनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को स्वीकृति प्रदान कर दी और इस प्रकार जनप्रतिनिधियों की प्रथम शानदार सफलता मिली उनको। राजा के झुक जाने से उनका उत्साह दुगना हो गया। संविधान सभा तीनों सदनों के साथ बैठने से राष्ट्रीय असेंबली को अपनी वास्तविक स्वरूप प्राप्त हो गया। एक संविधान बनाने का कार्य हाथ में लिया गया। इस दृष्टि से एक संविधान समिति नियुक्त की गई। नेशनल असेंबली में संविधान बनाने का काम कर रही थी, अतः उसने अपने आप को अपना नाम भी बदला और अब वे नेशनल असेंबली न रहकर कॉन्स्टिट्यूशनल संविधान सभा यानी कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के नाम से पुकारे जाने लगे। इसी बीच हुई भड़काने वाली घटनाएं। इधर राजा पर कुलीनों और रानी का दबाव बढ़ा, अतः राजा ने असेंबली को दबाने का प्रयास शुरू किया। विदेशों से भाड़े पर बहुत से सैनिक बुलाए गए और उन्हें पेरिस तथा वर्साई में तैनात कर दिया गया। सीमांत चौकियों से भी बहुत से सैनिकों को बुलाया गया। 11 जुलाई को अर्थ मंत्री नेकर और उसके सहयोगियों को बर्खास्त कर दिया गया, क्योंकि वे सुधारों के पक्ष में थे। नेकर इस समय तक जनता में काफ़ी लोकप्रिय हो चुका था। उसकी बर्खास्तगी का लोगों ने यह अर्थ लगाया कि राजा अब कोई करारी चोट करने वाला है। सारे पेरिस में उत्तेजना फैली। कैमाइला देस्मोला नामक एक नेता ने लोगों को भड़काना शुरू किया। उसने कहा, नेकर की पदच्युति खतरे की घंटी है। राजा ने देशभक्तों एवं क्रांतिकारियों को कत्ल करने के लिए विदेशी सैनिकों को बुलाया है। हमें हथियार उठाने होंगे। परिणाम यह निकला कि लोग हथियारों की खोज में निकल पड़े और 14 जुलाई को सुबह तक पेरिस की सड़कों पर हजारों लोग हथियारों के साथ घूम रहे थे। दूसरी तरफ बड़े नेताओं की देखरेख में नागरिक संरक्षकों का दल बनाया गया और जिसने शीघ्र ही राष्ट्रीय संरक्षक दल का रूप धारण कर लिया, और उसका मुख्य उद्देश्य लोगों के अधिकार और संपत्ति की सुरक्षा करना था, क्योंकि इस समय हजारों बेरोजगार लोग पेरिस में घुस आए थे। बास्तीन का पतन। नेक्स्ट घटना 14 जुलाई को पेरिस की उत्तेजित भीड़ ने बास्टेल नाम के प्राचीन किले पर हमला बोल दिया। पेरिस
नगर के पूर्वी छोर पर स्थित इस किले को सैनिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण नहीं था, लेकिन जेल के रूप में काफी बदनाम, राजा की शक्ति तथा अत्याचार का प्रतीक समझा जाता था। वोल्टेरो और मिराबो जैसे प्रसिद्ध नेता भी इस जेल खाने में बंद किए गए थे। इस पर हमला करके क्रांतिकारी लोग राजा को जनता की शक्ति का परिचय देना चाहते थे। कुछ घंटों की घमासान लड़ाई और रक्तपात के बाद भीड़ ने बास्तीन पर अधिकार कर लिया। राजा चाहता तो भीड़ को दबा सकता था, परंतु दया और डर के कारण वह कोई कदम ही नहीं उठा पाया और इस घटना का बहुत बड़ा राजनीतिक महत्व है। दूसरी बार जनता ने निरंकुश शासन पर विजय हासिल की। संविधान सभा अपने को ज्यादा मजबूत महसूस करने लगी और क्रांति पर पेरिस का नियंत्रण हो गया। 14 जुलाई को राष्ट्रीय अवकाश का दिन घोषित किया गया और फ्रांस के बोर्बोन राजाओं के पुराने सफेद झंडे के स्थान पर लाल, सफेद तथा नीले रंग का नया एक तिरंगा झंडा अपना लिया गया। 3 दिन बाद लुईस 16वें ने राजधानी में प्रवेश किया और उसने सभी परिवर्तनों को स्वीकार भी कर लिया। बास्तीन के पत्थर ने फ्रांस के विभिन्न हिस्सों में क्रांति की लहर उठने लगी और शहरों में नई तरह की म्यूनिसिपल सरकार और सुरक्षा दल का संगठन होने लगा। देहातों में किसानों ने कानून अपने हाथ में लिया, सामंतों के कागजात जला डाले गए और जहां तहां मारपीट शुरू। कानूनन सामंत प्रथा समाप्त नहीं हुई थी, पर व्यवहार में इसे समाप्त कर दिया गया। जुलाई के अंत तक क्रांतिकारियों का विध्वंसकारी कार्य बढ़ता ही चला गया और कई जगह अन्न और हथियार के भंडार लूट लिए गए अथवा तो नष्ट कर दिए गए। संविधान सभा का कार्य यदि हम देखें तो फर्स्ट देखेंगे विशेष अधिकारों का अंत। अगस्त महीने में संविधान सभा ने कई महत्वपूर्ण कार्य किए। 4 अगस्त की रात को कुलीन वर्ग और पादरियों के प्रतिनिधियों ने अपने सामंतवादी विशेष अधिकारों को समाप्त कर दिया गया। उन्होंने स्वेच्छा से किया यह काम। गांव के पादरियों ने अपने शुल्कों का त्याग किया। न्यायाधीशों ने अपनी उपाधियों तथा सम्मान छोड़े। शिकार तथा धर्मांश वसूल करने के अधिकार भी समाप्त हुए। रात भर अधिवेशन चलते रहे और लगभग 30 अध्यादेश जारी किए गए, जिनके परिणाम स्वरूप अचानक ही एक ऐसी सामाजिक क्रांति हुई जिस किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। सभी फ्रांसीसी नागरिकों के लिए समान रूप से राजकीय सेवाओं के द्वारा उन्मुख कर दिए गए और वर्ग जनित भेदभाव को हटा दिया गया। हिंसा का नया दौर। विशेष अधिकारों के अंत की घोषणा, परंतु औपचारिक रूप से इस कानून का रूप देने में समय की आवश्यकता। यह साधारण सी बात सामान्य लोगों की समझ में ना आ पाई और जब कुछ समय बीत जाने पर भी उन्हें कोई परिवर्तन नजर नहीं आया तो पुनः लड़ाई झगड़े शुरू हुए। लोगों को डर था कि कहीं उनका संघर्ष बलिदान व्यर्थ न चला जाए। अब तक जो हासिल किया है उस पर पानी न फिर जाए, क्योंकि राजा का भाई और बहुत से कुलीन फ्रांस को छोड़कर दूसरे राज्यों में जा चुके थे और वहां के शासकों की सहायता से क्रांति को कुचलने की योजना बना रहे थे। कुछ क्रांतिकारी नेताओं ने अफवाह फैलाई और इससे अव्यवस्थाएं बढ़ी। लोगों की आशंका का मुख्य कारण संविधान सभा द्वारा 4 अगस्त को पारित प्रस्ताव पर राजा ने अभी तक अपनी स्वीकृति नहीं दी थी। लोग सोच रहे थे कि कहीं राजा भी विदेशी शक्तियों के साथ मिलकर कोई षड्यंत्र तो नहीं रच रहा। 5 अक्टूबर को वर्षा के उपरांत भी पेरिस की 6 से 7 हजार महिलाएं वर्साई जा पहुंची और हमें रोटी दो का नारा बुलंद किया। 6 अक्टूबर को प्रातः भीड़ ने शाही महल के फाटक तोड़ दिए, कुछ रक्षकों को मार डाला और महल पर अधिकार जमा लिया। राजा और उसके परिवार को पेरिस आने पर मजबूर किया गया और अब उनका नारा था, अब रोटी पकाने वाला राजा, उसकी स्त्री और उसका बच्चा हमारे बीच में है। अब हमारी रोटी की समस्या हल हो जाएगी। पेरिस में राज परिवार को ट्यूलरीज के पुराने महल में रखा गया और संविधान सभा भी पेरिस में आ गई। अब राजा पेरिस की भीड़ का बंदी बनकर रह गया और क्रांति का नेतृत्व उसके बूते की बात ही नहीं रही। मानवाधिकारों का घोषणा पत्र। 26 अगस्त को राष्ट्रीय असेंबली ने मनुष्य और नागरिकों के अधिकारों की घोषणा की और यह जरूरी समझा गया कि संविधान से पहले इस तरह की घोषणा हो और स्वतंत्रता, संपत्ति, सुरक्षा और अत्याचार का विरोध, ये सब जनता के अधिकार घोषित किए गए। जनता की प्रभुसत्ता को मान्यता दे दी गई और घोषणा पत्र में कहा गया कि आदमी जन्म से ही स्वतंत्र रहता है और अधिकारों की समानता रखता है।
स्वतंत्रता की व्यवस्था इस तरह की गई कि एक मनुष्य की स्वतंत्रता दूसरे की स्वतंत्रता में बाधक न बने। अब किसी भी व्यक्ति को मनमाने ढंग से गिरफ्तार नहीं किया जा सकता था और कानून के सम्मुख सबको समान कहा गया। प्रत्येक नागरिक को बोलने, लिखने और प्रकाशन की स्वतंत्रता दी गई, लेकिन शर्त यह थी कि कानून द्वारा निश्चित सीमा का उल्लंघन न किया जाए। इस घोषणा पत्र में कुल 17 धाराएं जो 18वीं शताब्दी की राजनीतिक सिद्धांतों का प्रतिनिधित्व करती थी। इन पर अमेरिकन संविधान के अधिकार संबंधी धाराओं का प्रभाव, जनता की प्रभुसत्ता की जितना महत्व अभी दिया गया उतना पहले कभी भी नहीं दिया गया था। इस घोषणा पत्र के द्वारा क्रांति का एक निश्चित ध्येय और कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। ग्रांड टेम्परले के शब्दों में कहें तो यह घोषणा क्रांति के उज्जवल रूप का परिचायक है और इसके बिना यह यूरोपीय इतिहास की इतनी बड़ी घटना नहीं होती। इनमें नई मांगों पर बल दिया गया और एक अच्छी शासन प्रणाली की स्थापना करने के लिए जिन राजनीतिक, संवैधानिक तथा सामाजिक अधिकारों की आवश्यकता होती है उनका उल्लेख किया गया। यह मनुष्य मात्र के अधिकारों की घोषणा थी। दुनिया के किसी भी भाग में लोग इसे लागू कर सकते थे और फ्रांस ने अपनी इस घोषणा के द्वारा पड़ोसी निरंकुश शासकों को बहुत बड़ी चुनौती दे डाली थी और पूरी 19वीं सदी में यह उदारता का चार्टर समझा जाता रहा। अन्य महत्वपूर्ण कार्य यदि हम देखें तो राष्ट्रीय असेंबली ने अन्य बहुत से महत्वपूर्ण कार्य किए। दंड विधान में संशोधन किया, प्रेस की स्वतंत्रता की गारंटी दी, क्रांति के शुरू से ही प्रोटेस्टेंटों को नागरिकता के अधिकार दिए गए। 1791 ईस्वी में यह अधिकार फ्रांस के यहूदी लोगों को भी दिया गया। धार्मिक संप्रदायों को सहिष्णुता की गारंटी दी गई, परंतु मजदूरों को हड़ताल करने का अधिकार नहीं मिला। और इसी प्रकार राजनीतिक क्षेत्र में स्त्रियों को कोई भी स्थान नहीं दिया गया। फ्रांस के सभी वयस्क लोगों को मत देने का अधिकार प्राप्त न हो सका क्योंकि इसके लिए कर देने और संपत्ति के स्वामी होने के सीमित योग्यताएं रखी गई थी। हम बात करें नए संविधान की तो 1791 ईस्वी में संविधान बनकर जो तैयार हुआ था उसमें फ्रांस के इतिहास में ये पहला लिखित संविधान, अत्यधिक मर्यादित। इनमें दो बातें विशेष, एक लोक प्रभुत्व का सिद्धांत अर्थात जनता की इच्छा और अनुमति सरकार की सभी शक्तियों का स्रोत, दूसरा कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका शक्तियों का पृथक्करण। नए संविधान में संवैधानिक राजतंत्र की व्यवस्था, इस दृष्टि से राजा की उपाधि में भी परिवर्तन। अब राजा फ्रांस का राजा न कहा जाकर फ्रांसीसियों का राजा कहा जाने लगा। अब राजा को सरकारी धन को मनचाहे ढंग से खर्च करने का अधिकार नहीं, वार्षिक वेतन निश्चित, मंत्रियों की नियुक्ति का अधिकार राजा के हाथ में, परंतु मंत्रियों को व्यवस्थापिका के सामने प्रस्तुत होने की सुविधा नहीं दी गई। राजा को सीमित निषेधाधिकार दिए गए जिसके द्वारा व्यवस्थापिका द्वारा पास किए गए किसी कानून को 4 वर्ष की अवधि तक लागू होने से वह रोक सकता था। वैदेशिक नीति का संचालन, राजदूतों की नियुक्ति, विदेशी राजदूतों का स्वागत, सभी कार्य राजा के पास, परंतु युद्ध और संधि के अधिकार व्यवस्थापिका के पास। भावी व्यवस्थापिका के सदस्यों की संख्या रखी गई 745, उसका कार्यकाल 2 वर्ष का। इसके बाद पुनः चुनाव की व्यवस्था, नई व्यवस्थापिका में केवल एक ही सदन रखा गया और अपने को भंग करने के समय राष्ट्रीय असेंबली ने अपने सदस्यों के लिए एक बंधन लगा दिया। इसके सदस्य दूसरी विधानसभा यानी लेजिस्लेटिव असेंबली के सदस्य नहीं हो सकते। इसमें कोई संदेह नहीं कि यह एक आदर्शवादी कदम था, किंतु इसके कारण देश को कुछ अनुभवी सांसदों की सेवा से वंचित होना पड़ा और लुई 16वें ने विवश होकर नया संविधान स्वीकार लिया। चर्च से संबंधित कानून, नेशनल असेंबली ने चर्च से संबंधित चर्च के संगठन को ही बदलने का प्रयास किया। वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिए चर्च की जब्त संपत्ति को बेचने के निर्णय लिए गए। एक अज्ञप्ति पास की गई जिसके अनुसार चर्च की भूमि को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित किया गया। एक अन्य अधिनियम के द्वारा फ्रांस में बिशप क्षेत्रों की संख्या को 134 से घटाकर 83 कर दिया गया। चर्च के अधिकारियों तथा कर्मचारियों के लिए अब राज्य की ओर से वेतन निश्चित कर दिए गए, अर्थात वे भी अन्य लोगों की भांति राज्य के कर्मचारी बन गए।
पोप से नियुक्ति संबंधी अधिकार छीन लिए गए, परंतु निर्वाचित बिशपों को मान्यता देने का अधिकार पोप के पास रहने दिया गया। सभा ने यह प्रस्ताव पास किया कि चर्च के सभी अधिकारियों को इस संविधान का समर्थन करने की शपथ लेनी पड़ी। 134 बिशपों में से 4 इसके लिए तैयार हुए। धार्मिक कलह खड़ा हुआ। पादरियों ने अब तक क्रांति का समर्थन किया था, वे भी अब क्रांति के शत्रु बने और लुईस 16वें ने अत्यधिक आत्मग्लानि के साथ आज्ञप्ति पर हस्ताक्षर कर दिए। राजा का पलायन और वापसी देखें तो पेरिस की घटनाएं जिस तरीके की थी उस समय, और राजा लुई काफी परेशान, पेरिस से निकल भागने की योजना बना डाली। पूर्वी फ्रांस में जाना था, जहां फ्रांसीसी फौजें तैनात थी, जिनकी राजभक्ति का और उसे विश्वास था। 20 जून 1791 ईस्वी की रात को लुई अपनी पत्नी और राजकुमार के साथ वेश बदलकर पेरिस से भाग निकला। दूसरे दिन लगभग आधी रात के समय वे लोग अपनी बग्गी में वरेन नामक गांव में पहुंच गए, जो फ्रांसीसी सीमा के निकट थी। वहां पर वे लोग पहचान ले गए और उन्हें वापस पेरिस लाया गया। अब राजा एक प्रकार से नजरबंद कैदी बनकर रह गए और लोगों को अपने राजा पे विश्वास ही नहीं रहा, और इस घटना ने क्रांति के प्रवाह को एकदम से बदला। अभी तक फ्रांस में गणतंत्र की स्थापना कायम करने की बात किसी ने न की थी, लेकिन अब लोगों ने गणतंत्र स्थापना करने की चर्चा करने लगे और इस प्रकार फ्रांस में प्रारंभ हुआ गणतंत्रवाद।